गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अब तो आपके टेस्ट एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। चूँकि आप कक्षा 9 में हैं तो आपके एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, लेकिन टेस्ट पेपर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। उसका टाइम टेबल भी आपकी क्लास टीचर्स ने डाल दिया है कि कब किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि एक एक प्रश्न, एक आपको निश्चित टाइम भी दिया जाएगा उस टेस्ट में कि इतनी देर में आपको मुझे वो भेज देना है पीडीएफ बनाकर टेस्ट कॉपी, और नेक्स्ट डे आपको समय मिले तो आप आके वो कॉपी जमा कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये रही बात टेस्ट के बारे में। अब हम आते हैं कि पिछली कक्षा में आप क्या पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने मुंशी प्रेमचंद्र रचित मंत्र कहानी आपको पढ़ाई थी। मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बताया था, उनकी कहानी भी पढ़ाई थी। इसमें डॉक्टर चड्ढा और भगत, बूढ़े भगत की कहानी है। और वो बूढ़ा भगत कहता है इस बात को कि उसका बेटा इकलौता पुत्र है, बहुत बीमार है, और वो आता है कि डॉक्टर चड्ढा सबसे शहर के जाने माने बड़े डॉक्टर होते हैं। तो वो आता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा का उस समय खेलने का समय होता है, तो वो उनके पुत्र को नहीं देखते और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मैंने आपको पूरा सारांश बताया था। लेकिन वही बूढ़ा भगत, जब डॉक्टर चड्ढा के बेटे की मृत्यु होती है, सांप काट लेता है, तो वो बूढ़ा भगत, उसके अंदर इतनी मनुष्यता थी, इतनी इंसानियत थी कि अपने को रोक नहीं पाता। उसको लगता है कि वो सांप के विषदंत, सांप के जहर से उसको बचा लेगा। और क्योंकि वो शहर से गांव दूर था जहां वो रहता था, और भागता भागता जाता है और उसके बच्चे को बचा लेता है। तो बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने देखा कि कहीं ना कहीं मनुष्यता यानी कि इंसानियत जीतती है। आपका अनुशासन, नियम, कानून सब एक तरह है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? इंसानियत, ठीक है। तो ये कहानी तो हमने आपको भली बात पढ़ाई ही थी। अब हम आते हैं कि हमने आपसे कहा था किस तरह के इसमें प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, एक एक पैराग्राफ, प्रमुख पैराग्राफ जो आपके दिए गए हैं, इसको आप समझ लीजिए। पहला क्या है कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांत निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह अपने पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने में, मुर्दे को कंधा देने में, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, तब तक वह टकटकी लगाए देखता रहा। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक ये प्रकरण है बच्चों। अब इसमें आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे कि आपको प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। पाठ और लेखक का नाम क्या है? पाठ आपका मंत्र है, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है आपका। तो रेखांकित अंशों में बच्चों आपको बताना है कि जो बूढ़ा भगत था, अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के यहाँ आया था। तो जब डॉक्टर चड्ढा ने उसको देखने से मना कर दिया और अपनी मोटर पर बैठ के चले गए, तब वो सोच रहा था कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं। मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था, क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे के जीवन की चिंता ही नहीं करते। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या बच्चों बता रही हूं मैं कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, अर्थात ऐसे हृदयहीन मनुष्य भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद यानी कि अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, किसी की वो मरे या जिए। शायद इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, है ना। जब डॉक्टर चड्ढा चले जाते हैं तो इस बात का, इस तरह के व्यवहार का एक डॉक्टर से उसे बिल्कुल आशा ही नहीं थी कि ऐसा व्यवहार करेगा
उसके अंदर इतनी सरलता थी उस भगत के अंदर कि इस कठोर व्यवहार पर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर है। लिखा है ना, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। मतलब वो इतना सरल था व्यक्ति कि उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सभ्य संसार जो है वो इतना हृदयहीन, इतना कठोर है कि किसी की जान की परवाह भी नहीं करता। उसे अभी तक इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, ये तो हमने आपको इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या बताई। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्या है कि भगत को किस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने देख ली। अब भगत को तीसरा प्रश्न बच्चों, पुराने जमाने में जीवों का व्यवहार कैसा था। तो पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था। वो हर किसी की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते थे। चौथा प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो भगत को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने आमोद प्रमोद के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। भगत के अनुसार आखिरी प्रश्न क्या है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। तो भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम और कठोर है। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। इसमें भी प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम मैंने आपको बताया। रेखांकित अंशों की व्याख्या ये आपको हमें बता देती हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों जल्दी जल्दी आप इसको समझ लीजिए। और बच्चों जो आप लोग कहते हैं ना कि मैडम मुझे काम, मेरा गृह कार्य नहीं हुआ है और आप मुझे वो कर दीजिए, बच्चों मैं वीडियो में एक एक शब्द आपको बताती हूँ। जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने कई बार कहा सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए, उसके बाद वीडियो अपने आप जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपके मोबाइल पे आएगा और आप तुरंत उसको अपने होमवर्क में करिए। ठीक है, तो इसमें रेखांकित अंश क्या है बच्चों, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। यहाँ पे बच्चों क्या है कि मतलब ये मृणालिनी थी जो डॉक्टर चड्ढा के बेटे का मैंने जिक्र किया था, कैलाश का। तो अब घर में जो हुआ था ऐसा कुछ हो, मतलब उसको कैलाश को सांप ने काट लिया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि मृणालिनी का जो कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मतलब उसकी इच्छाएं जो कैलाश ने पूरी की थी, लग रहा था जैसे कि मृणालिनी की इच्छाएं कैलाश के जीवित होने पर जो पुष्पित और पल्लवित थी या बहुत ज्यादा मतलब थी, वह उसके मारने के बाद रंजित होती अर्थात नष्ट प्राय हो गई थी। मन के वह स्पर्श स्वप्न जिनसे जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। ये कहा जा रहा है कि नव जीवन के आनंद का एकमात्र उसका स्रोत कौन था, कैलाश। और कैलाश की मृत्यु के बाद लग रहा था जैसे वो सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न हो गई। अर्थात जो कैलाश के साथ बहुत खुश थी, पार्टी का पूरा आनंद उठा रही थी, उस बीच कैलाश को सांप द्वारा काट लेना लग रहा जैसे उसकी जीवन की नौका अर्थात उसका जीवन नष्ट सा हो गया था। जो ना होना था वह हो गया, अर्थात कैलाश जो कि उसके जीवन का आधार था उस सर्पदंश से मृत्यु शैया पर लेटा था। ठीक है बच्चों, ये रेखांकित अंश हो गए। माँ बाप ने क्या नहीं देखा। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है ना आपका कि माँ बाप ने क्या नहीं देखा, तो माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा था। नौका जलमग्न होने का क्या अर्थ है, नौका जलमग्न का होने का अर्थ है सहारा नष्ट हो जाना। जिससे मृणालिनी का विवाह होना था, जब वह मृत्यु शैया पर आ गया अर्थात उसके जीवन की नौका जलमग्न हो गई। मृणालिनी का कामना तरु क्या था, मृणालिनी का कामना तरु कैलाश के साथ सुखद जीवन का सपना था। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया अब आपका। हम आते हैं
दूसरे पैराग्राफ पर। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी, निशब्द संगीत, भली बात प्रकृति छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान, मगर वहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। ठीक है, तो ये दो प्रश्न तो वही है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वो आप लिख ही लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये आपका संदर्भ। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो आप ये समझ लीजिए कि कैलाश के जन्मदिन का समारोह था, हंसी का वातावरण था। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या, सुनहरी चांदनी निशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी, चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। इसमें जब कैलाश को सांप ने काट लिया तो जहां पर हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहां सभी की नेत्रों में आंसू थे, अर्थात करुण क्रंदन अश्रु प्रवाह था। सभी के नेत्रों में आंसू थे कि डॉक्टर चड्ढा का इकलौता बेटा मृत्यु शैया पर आ गया। ठीक है, प्रकृति पर क्या छाया हुआ था? प्रकृति पर सुनहरी चांदनी छाई हुई थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसका भी आप समझ लीजिए, ये आप पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब इस पे आइए, अंतिम पैराग्राफ मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या समझ लीजिए। मैं उसे निकालूंगा और पैरों पर गिर कर ढूंढ निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन में पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या में, कि जब मैंने आपको बताया था सारांश में कि जब कैलाश को सर्प काट लेता है, इसकी खबर भगत तक पहुँचती है, तो भगत आके कैलाश को ठीक करता है। उसके बाद रेखांकित अंश में उसमें क्या है कि मैं उसे, यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा जब कैलाश जिंदा हो जाता है और भगत कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, तब वो डॉक्टर चड्ढा खुशी के मारे कहते हैं कि मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा कराऊंगा। क्या अपराध? डॉक्टर चड्ढा के द्वारा उसके पुत्र की, जिस भगत ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे को बचाया, उसके पुत्र की जो मृत्यु का कारण बना था, ये खेलने चले गए थे, तो उस अपराध की क्षमा अब डॉक्टर चड्ढा मांगना चाह रहे हैं। और वो जानते हैं कि ये व्यक्ति इतना सरल है कि ये कुछ लेगा नहीं। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं वो कुछ लेगा नहीं, उसका जन्म यश वर्षा के लिए हुआ है, अर्थात उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ दूसरों के उपकार करने के लिए हुआ है। और उसकी सज्जनता अर्थात भगत की जो सज्जनता ने डॉक्टर चड्ढा को ऐसा आदर्श सिखाया, जिसको डॉक्टर चड्ढा ने जीवन पर्यंत उसको मानने का, मतलब अपने साथ उसका अमल करने का संकल्प लिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको हमने बता दिया। रेखांकित अंशों की व्याख्या, गद्यांश है, पता ही है आपको। ग्लानि किसको हो रही थी? डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि हो रही थी, क्योंकि भगत चला गया था और डॉक्टर चड्ढा को याद आ गया था कि मेरी वजह से इसके एक पुत्र की, इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं? तो डॉक्टर चड्ढा अब भगत के आदर्श पर, भगत की जो सज्जनता थी उसके आदर्श पर चलने का जीवन भर संकल्प लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में भगत के अंदर जो सरलता थी बच्चों, कि उसने ये भी नहीं सोचा कि डॉक्टर चड्ढा की वजह से मेरे पुत्र की मौत हो गई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता थी। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया आपका संदर्भ प्रसंग। आपको ये जिस तरह का आएगा पेपर में, आपको ऐसे करना है। लघुत्तरीय प्रश्न, क्या मंत्र कहानी एक मर्मस्पर्शी कहानी है, और है तो क्यों? इसमें आपको बताना है कि किस तरह से भगत और डॉक्टर चड्ढा, भगत का पुत्र खत्म हो गया था लेकिन
डॉक्टर चड्ढा की वजह से, लेकिन उसके बाद भी भगत ने उसके पुत्र को बचाया डॉक्टर के। भगवान बड़ा कारसाज है, यह वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। ये आपका पूरा है, आप जब पढ़ेंगे इस पाठ को तो आपको उत्तर आ जाएंगे, जहाँ ना आए तो आप हमें बताइएगा। अंततः भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने क्यों चला गया? क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत जिंदा थी। वो सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वो जानता था कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। ऐसे सज्जन लोग इस धरती पर कम हैं। उसको पता था कि उसके बेटे की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने इलाज नहीं किया और खेलने चले गए। लेकिन भगत का मन नहीं माना। उसकी सज्जनता ने उसे कहा कि जाओ, तुम्हारे हाथ में अगर डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को बचाना है तो चले जाओ। और वो अंधेरे में बूढ़ा भगत गया। डॉक्टर चड्ढा के सामने भगत ने अपनी पगड़ी उतार क्यों रख दी? क्योंकि भगत का बेटा मृत्युशैया पर था और वो किसी भी तरह से चाह रहे थे कि डॉक्टर चड्ढा उसके बेटे का इलाज कर दें। और उसका अंतिम प्रयास यही था कि उस पगड़ी रखना, अर्थात अपनी इज्जत उनके पैरों पर रख दी कि आप किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसका इलाज कर दीजिए। कैलाश को सर्प ने क्यों काट लिया था? कैलाश को सर्प ने इसलिए काट लिया था क्योंकि एक तो रात्र का समय जो होता है वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके सोने का समय होता है। और कैलाश ने रात में सांप को जब पकड़ा था। दूसरा, जब लोगों ने उसके दोस्तों ने उसको थोड़ा सा ये कह दिया कि अरे इसके दांत तुमने तोड़ दिए होंगे, तो कैलाश ने जोर से उसकी गर्दन को दबाया दांत दिखाने के लिए। इससे सर्प नाराज हो, वो मतलब सर्प क्रोधित हुआ, उसको गुस्सा आ गई। उसकी गर्दन बहुत तेजी से कैलाश ने दबाई थी और जैसे ही मौका मिला सर्प ने कैलाश को काट लिया। मंत्र कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। मंत्र कहानी का संदेश बच्चों क्या है कि क्योंकि कैलाश को बचाने के लिए भगत ने जिस प्रकार के मंत्र, अर्थात उसको बचाने के लिए पढ़ते हैं ना पुराने लोग, जो भगत लोग होते गाँव के, लेकिन उसके द्वारा कैलाश की जान बची, है ना। तो यही मंत्र कहानी का मतलब संदेश यही है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नारायणी ने भगत के लिए क्या सोचा? नारायणी ने सोचा कि मैं उसको कोई बड़ी रकम दूंगी। नारायणी कौन थी? डॉक्टर चड्ढा की वाइफ। कैलाश के जन्म दिवस की तैयारियों को अपने शब्दों में व्यक्त करिए। आप बता ही सकते हैं कि जो पूरा विस्तार से दिया गया है कि चांदनी छाई हो चारों तरफ से, तब जो पांडाल लगा हुआ था, किस तरह से कैलाश की जन्मदिन की तैयारियां जो आप लिख सकते हैं। कैलाश के 20वें सालगिरह पर हरी भरी घास कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम इकट्ठे हुए थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। ये सब आप लिख सकते हैं। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसको आप क्या लिखेंगे? अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर इंसानियत है और अगर कोई गुण है तो उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, कभी भी। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश कमाया, धन कमाया, लेकिन उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। 50 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने आप को फिट रखने का उनके अंदर जज्बा था, लेकिन मदद की या इंसानियत उनके अंदर नहीं थी, इसलिए भगत का पुत्र मर गया। लेकिन वही जब भगत सुनता है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है और वो बचाना उसके हाथ में है, तो उसकी इंसानियत उसको प्रेरित करती है कि वो जाए और उसको बचाए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने गुणों से, अपनी इंसानियत से किसी का भला कर सकें तो अवश्य करना चाहिए। यही सबसे बड़ा गुण है इंसान का। दूसरों के ये भी कह सकते हैं 2 लाइन में कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं अति लघोत्री। ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चों आप कर ही लेंगे, ठीक है ना।
जैसे भगवान बड़ा कारसाज है, इस कहानी में कितनी बार आया है ये शब्द। तो भगवान बड़ा कारसाज है, यह वाक्य कहानी में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। सही गलत आप लगा लेंगे कि भगत कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं था, सही है, ये सब आपका लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म मृत्यु ये भी आप कर लेंगे। मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक थे ये भी कर लेंगे। कैलाश और मृणालिनी कौन थे। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ये आप जब जीवन परिचय लिखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। व्याकरण बोध, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ, आंखें ठंडी होना, चैन की नींद सोना, किस्मत ठोकना, कलेजे आपको करने हैं बच्चों। ठीक है। और संधि यहाँ बतानी है, आपको ही पूरा करना है। जो मुख्य बात थी कि आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या और लघुत्तरीय प्रश्न मैंने बता ही दिए हैं। अब आप ईमानदारी से एक बार इस पाठ का अध्ययन कीजिए, भली भांति समझिए। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे क्वेश्चन करिए, और ये पूरा आपको गृह कार्य करके हमसे चेक कराना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभाशीष।